नमस्ते दोस्तों और स्वागत है व्योम व्यू पॉइंट पर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी चीज को जो हर रोज हमारे चारों तरफ है, फिर भी उतनी ही मिस्टीरियस है, लाइट यानी कि प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट असल में है क्या और ये कैसे ट्रैवल करती है? लाइट वो एनर्जी है जो हमें दुनिया को देखने का मौका देती है। इमेजिन करें अगर लाइट ना होती तो हम सब डार्कनेस में होते। हर चीज, हर रंग, सब कुछ इनविजिबल हो जाता। हम सुबह का सनराइज या शाम का सनसेट एंजॉय करते हैं, ये सब लाइट की वजह से पॉसिबल है। लेकिन साइंस की नजर से देखें तो लाइट बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स चीज है। लाइट सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं है, ये एनर्जी है जो अलग अलग फॉर्म्स में ट्रैवल करती है। यह पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव्स की तरह भी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइट असल में क्या है, ये कैसे ट्रैवल करती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलिए इस रोशनी से भरी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लाइट की दुनिया के सीक्रेट्स को। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। लाइट को समझने की कोशिश सदियों से चली आ रही है। 1600s में दो महान वैज्ञानिकों के बीच एक डिबेट शुरू हुई। एक तरफ थे क्रिस्टियन हाइगन्स और दूसरी तरफ सर आइजैक न्यूटन। हाइगन्स का मानना था कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, जबकि न्यूटन इसे टाइनी पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम मानते थे। हाइगन्स ने बताया कि जिस तरह पानी में हम वेव देख सकते हैं, लाइट भी उसी तरह की वेव है। उन्होंने समझाया कि लाइट वेव्स एक मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस की तरह ट्रैवल करती है। लेकिन न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी इतना पॉपुलर था कि लोग हाइगन्स की थ्योरी को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। न्यूटन के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि व्हाइट लाइट दरअसल कई कलर्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे लोग पार्टिकल थ्योरी की तरफ और ज्यादा झुक गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि लाइट के कलर्स एक दूसरे से अलग पार्टिकल्स हैं। फिर आया 1801, जब थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लाइट को दो स्लिट से पास करवाकर देखा कि लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जो पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स की प्रॉपर्टी है। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को बताया कि लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से यह साबित हुआ कि लाइट एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। इससे यह भी पता चला कि लाइट की नेचर काफी कॉम्प्लेक्स है और यह पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और यह क्वांटम फिजिक्स का फाउंडेशन बना। तो दोस्तों, लाइट के बारे में हमारे समझ का ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, हाइगन्स और न्यूटन से लेकर यंग तक। लाइट का वेव नेचर समझने में सेंचुरीज लग गए और ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। हमने जाना कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी की शुरुआत में एक और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया जिसने लाइट को समझने का तरीका बदल दिया, और इस बार कहानी का हीरो था फोटोन। 1905 में एक यंग साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट को लेकर एक नया थ्योरी प्रपोज किया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि लाइट जब सर्टेन मेटल्स पर पड़ती है तो यह इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह इफेक्ट सिर्फ तभी हुआ जब लाइट की एनर्जी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर थी, भले ही लाइट की इंटेंसिटी कम हो। आइंस्टाइन ने इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए बताया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि यह छोटे पैकेट्स या पार्टिकल्स में भी एग्जिस्ट करती है, जिन्हें उन्होंने फोटॉन्स नाम दिया। इन फोटॉन्स में एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो किसी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए काफी होती है, और इसी थ्योरी के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन के फोटॉन्स कॉन्सेप्ट ने बताया कि लाइट में पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी है और हर फोटॉन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, में ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर सकते हैं। इस डिस्कवरी ने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया। मतलब लाइट एक ही टाइम पर वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल्स की तरह भी। ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन है और इसकी वजह से हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका पूरी तरह बदल गया। फोटोन थ्योरी ने न सिर्फ साइंस को बदला, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी इसके कई एप्लीकेशंस हैं। सोलर पैनल्स में फोटॉन्स का इस्तेमाल होता है
एनर्जी जनरेट करने के लिए कैमरास में फोटॉन्स कैप्चर करके इमेजेस बनाई जाती हैं और लेजर्स भी फोटॉन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि पानी से भरे ग्लास में जब हम कोई स्ट्रॉ डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ या टूटा हुआ सा दिखाई देता है? ये कोई जादू नहीं है, ये लाइट की एक फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी का नतीजा है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड होना जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे कि एयर से वाटर में या ग्लास में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं और यही बेंडिंग या रिफ्रैक्शन कहलाता है। हम स्विमिंग पूल में भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पूल का फ्लोर असल में जितना गहरा होता है वो उससे कम गहरा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट जब वाटर से हमारी आंखों तक पहुंचती है तो यह बेंड होती है, जिससे हमें चीजें गलत जगह पर दिखाई देती हैं। रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली समझने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। 1600s में विलिब्रॉड स्नेलियस नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ डिस्कवर किया। इस लॉ के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइट कितनी बेंड होगी जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। फॉर्मूला है n1 sin th1 इक्वल साइन n2 sin tr2, जहां n1 और n2 मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से हम एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्पर्शन। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो यह अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिससे रेनबो बनता है। हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसलिए हर कलर अलग एंगल पर बेंड होता है। यही रीजन है कि हमें रेनबो दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन का यूज हमारी डेली लाइफ में भी होता है। आई ग्लासेस और कैमरा लेंसेज लाइट को बेंड करके हमें क्लियर इमेज देखने में मदद करते हैं। जब हमारी आईज नेचुरली फोकस नहीं कर पाती तो लेंसेज लाइट को सही डायरेक्शन में बेंड करके हमारी विजन इंप्रूव कर देते हैं। सनसेट के टाइम पर हमने अक्सर देखा होगा कि सूरज होराइजन पर थोड़ा फ्लैटेंड दिखाई देता है। ये भी रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। एटमॉस्फेयर में लाइट बेंड होती है और सूरज की शेप डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है। इसी बेंडिंग की वजह से हमें सूरज सेट होने के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो सबसे तेज चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो है लाइट। लाइट की स्पीड को हम नेचर का अल्टीमेट स्पीड लिमिट कहते हैं। लेकिन आखिर ये स्पीड है कितनी और क्यों इसे क्रॉस करना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल माना जाता है? चलिए इस मिस्ट्री को समझते हैं। लाइट की स्पीड होती है करीब 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड, यानी लगभग 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में लाइट अर्थ के इक्वेटर का 7 बार चक्कर लगा सकती है। ये स्पीड इतनी तेज है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो मैस रखती है इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड को पहली बार एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश 17वीं सदी में ओल रोमर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने जुपिटर के मून्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए पाया कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। उनके ऑब्जर्वेशंस ने हमें लाइट की स्पीड के बारे में पहला हिंट दिया। लेकिन लाइट की स्पीड को अल्टीमेट लिमिट डिक्लेयर करने का क्रेडिट जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के पास पहुंचता है उसकी मास थ्योरेटिकली इन्फिनिट हो जाती है और किसी भी फाइनाइट मास को इन्फिनिट एनर्जी से एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से लाइट की स्पीड को यूनिवर्स का स्पीड लिमिट कहा जाता है। अगर हाइपोथेटिकली हम एक रॉकेट को लाइट की स्पीड तक एक्सेलरेट करना चाहें तो जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और ये रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम रिलेटिविस्टिक स्पीड लिमिट कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइट की स्पीड हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। ये स्पीड सिर्फ वैक्यूम में ही इतनी हाई होती है और जब लाइट किसी दूसरे मीडियम जैसे वाटर या ग्लास से गुजरती है तो ये स्लो हो जाती है। लाइट की स्पीड का यूज हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट की स्पीड को यूज करके हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं। लाइट की फास्ट स्पीड की वजह से हमें तुरंत डेटा ट्रांसफर करने में मदद मिलती है।
लाइट की स्पीड सिर्फ फास्ट ट्रैवल का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि यह हमें पास्ट में भी झांकने का मौका देती है। जब हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज देखते हैं, तो हम उस लाइट को देख रहे होते हैं जो कई मिलियन या बिलियन साल पहले इमिट हुई थी। इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड हमें टाइम ट्रैवल जैसा एक्सपीरियंस कराती है। हमारी डेली लाइफ में लाइट का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो सनलाइट हो, स्ट्रीट लैंप्स हो या फिर एलईडी बल्ब्स। लाइट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे लाइट हर दिन हमारी दुनिया को रोशन करती है और हमारे लिए काम आती है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक लाइट। रात के समय जब अंधेरा घेरता है तो हम आसानी से एक स्विच दबाते हैं और हमारी रूम रोशन हो जाती है। ये सिंपल सा लगने वाला एक्ट एक्चुअली लाइट की साइंस पे डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स से गुजरती है तो बल्ब्स में लगे फिलामेंट्स हीट हो जाते हैं और लाइट एमिट करने लगते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो सनलाइट हमें न सिर्फ गर्मी देती है, बल्कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब सनलाइट की वजह से ही होता है। सनलाइट की रेज ऑब्जेक्ट्स से रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। यही रीजन है कि सुबह का टाइम हमेशा ब्राइट और रिफ्रेशिंग लगता है। हमारे पास हर समय एक छोटा सा लाइट सोर्स होता है, हमारा स्मार्टफोन स्क्रीन। जब भी हम फोन यूज करते हैं तो स्क्रीन की लाइट हमारी आंखों को रोशन करती है, चाहे हम डार्क रूम में क्यों ना हो। ये लाइट हमारे लिए सिर्फ स्क्रीन देखने का तरीका नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का भी सोर्स बन चुकी है। लाइट की रिफ्लेक्शन भी हमारे डेली लाइफ में एक कॉमन फिनोमिनन है। मिरर्स में हम अपनी तस्वीर इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट हमारे फेस से रिफ्लेक्ट होकर मिरर से वापस हमारी आंखों में जाती है। यही प्रोसेस हमारे सराउंडिंग्स को क्लियर और विजिबल बनाता है। अगर कभी हमें अंधेरे में कुछ ढूंढना हो तो हम एक फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैशलाइट में लाइट की इंटेंसिटी इतनी होती है कि हम दूर तक चीजों को देख सकते हैं। यही सिंपल सा टूल हमें रास्ता दिखाता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है। हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो लाइट से जुड़े होते हैं। रेनबो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब लाइट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से इंटरैक्ट करती है तो यह अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और हमें एक सुंदर रेनबो दिखाई देता है। यह डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। जब हम रात में पढ़ाई करते हैं या किताबें पढ़ते हैं तो हम एक डेस्क लैंप का यूज करते हैं। इस लैंप से निकलने वाली लाइट हमें रीडिंग मटेरियल को क्लियरली देख पाने में मदद करती है। बिना लाइट के रीडिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या आपने कभी मूनलाइट को देखा है? रात के समय चांद से आने वाली लाइट हमें एक काम और सूदिंग फील देती है। यह लाइट सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर हमें पहुंचती है और समुद्र या किसी लेक की सरफेस पर हम इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि लाइट कितनी पावरफुल और फैसिनेटिंग चीज है। इसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स, लाइट की स्पीड, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और उसके एवरीडे एप्लीकेशंस ने हमें यह समझने में मदद की कि लाइट सिर्फ एक साधारण फिनोमिनन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे आसपास हर जगह लाइट है और यही वो चीज है जो हमें हमारे सराउंडिंग्स को समझने में मदद करती है। चाहे वो सनलाइट हो जो हमारे दिन को रोशन करती है, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स और स्मार्टफोन्स की लाइट जो हमारी रातों को लाइट हर जगह हमारे जीवन को रोशन कर रही है। लाइट न सिर्फ हमें देखने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को सस्टेन करने के लिए भी जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है और इससे होल इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना लाइट के बारे में। अब अगर आपको यह जानकारी और भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप फ्यूचर वीडियोस में और भी एक्साइटिंग साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में जान सकें। हम हर दिन नए टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को जान सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। हम आपकी फीडबैक का हमेशा स्वागत करते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड और व्योम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। See you in the next video, where we dive deep into another mind-blowing concept of science. Until then, keep exploring.